साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा था, जिसमें आपकी समानता श्रेणी चल रही थी। एक्सरसाइज फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का मतलब 1.1 कंप्लीट हो गया। 1.2 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसमें क्वेश्चंस भी कम है, तो थोड़ा देखिए। उसके पहले हमको थोड़ा बहुत जानना होगा उसका प्रोसेस क्या है। उसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे समांतर माध्य क्या है और दो संख्याओं के बीच यन समांतर मध्य पद को निवेशित कैसे किया जाता है, यही सब हम लोग पहले जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे समांतर माध्य है क्या, व्हाट इज़ अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे समांतर माध्य है क्या। तो देखिए, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक मीन आप लोगों ने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा। अर्थमेटिक मीन आपने छोटे क्लास जैसे 10th में भी आपने पढ़ा होगा। समांतर माध्य, अगर आपका आंकड़ा व्यक्तिगत है तो आप क्या करते थे, पदों का योग बटे पदों की संख्या लगाते थे। तो वही यहाँ उसी से मिलता जुलता ही है ये। तो देखिए क्या है समांतर माध्य। यहाँ पे समांतर श्रेणी के रिस्पेक्ट में यदि तीन राशियाँ समांतर श्रेणी में हो तो बीच की राशि को पहली और तीसरी राशि का समांतर माध्य कहते हैं। यदि तीन राशियाँ समांतर श्रेणी में हो, यफ 3 numbers आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यदि तीन राशियाँ समांतर श्रेणी में हो तो बीच की राशि को पहली और तीसरी राशि का समांतर माध्य कहते हैं। देखिए लिखते हैं इसको, यदि तीन राशियाँ समांतर श्रेणी में हो तब बीच की राशि को पहली और तीसरी राशि का समांतर माध्य कहते हैं। यदि तीन राशियां समांतर श्रेणी में हो तब बीच की राशि को पहली और तीसरी राशि का समांतर माध्य कहते हैं। ये है, यदि तीन राशियां समांतर श्रेणी में हों तो बीच की राशि को पहली और तीसरी राशि का समांतर माध्य कहते हैं। ये हमारा डिफिनीशन है। तो देखिए, जैसे 2, 4, 6 किस में हैं, समांतर श्रेणी में हैं। ये एग्जाम्पल है। जैसे 2, 4 और 6 समांतर श्रेणी में हैं, तब बीच की राशि कौन सी हुई? बीच की राशि कौन सी हुई? 4 हुई। तो ये आपका 4 क्या है? 4 जो है 2 और 6 का समांतर माध्य है। 4 क्या है? 4 क्या है आपका? ये 4 क्या है? ये 4 जो है आपका 2 और 6 का समांतर माध्य है। यही तो डिफाइन किया गया है कि यदि तीन राशियां किस में हों, समांतर श्रेणी में हों, तब बीच की राशि को
पहली और तीसरी राशि का समांतर माध्य कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2, 4, 6 दिख रहा है आपको, समांतर श्रेणी में है, तो बीच की राशि क्या हुई 4। 4 क्या है 2 और 6 का समांतर माध्य है। 4 क्या है 2 और 6 का समांतर माध्य है। अब आप जाइए छोटे क्लास में, हाई स्कूल में, जैसे आपको 2 और 6 का समांतर माध्य निकालना हो, 2 और 6 का, 2 और 6 का समांतर माध्य आपको निकालना हो, तो 2 और 6 का समांतर माध्य हाई स्कूल में आपने पढ़ा था, छोटे क्लासेज में, ये अर्थ में भी है। 2 और 6 का समांतर माध्य क्या हो जाएगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये आप लोगों ने पढ़ा। तो पदों का योग क्या हो जाएगा, 2 और 6 का हम समांतर माध्य निकाल रहे हैं, पदों का योग हो जाएगा 2 + 6 अपान पदों की संख्या। कितने पद हैं इसमें, 2 पद हैं, अपान 2। 2 6 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, 8/2। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी 4 आ गया। 2 और 6 का समांतर माध्य 4 आ गया यहाँ भी। और यहाँ डिफिनीशन से भी आपका क्या है कि यदि 3 राशियाँ समांतर श्रेणी में हो तो बीच की राशि पहली और तीसरी राशि का समांतर माध्य कहलाती है। यानी 4 क्या है 2 और 6 का समांतर माध्य है। अब देखिए हम कैसे करते हैं इसको, इसका हम फार्मूला कैसे करते हैं। देखिए, माना ए और बी का समांतर माध्य, माना ए और बी का समांतर माध्य कैपिटल ए है। क्योंकि होता क्या है, चाहे आप एक्स वाई कर दो, चाहे ए और बी ही रहने दो, आपने क्या मान लिया, ए और बी का समांतर माध्य ए है, ये आपने माना। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ए कैपिटल ए और बी किस में हो जाएंगे, समांतर श्रेणी में हो जाएंगे। अभी आप डिफिनीशन से बाय डिफिनीशन, क्योंकि ए और बी का समांतर माध्य तो ए है, तो अभी आपने डिफाइन भी किया है कि यदि 3 राशियां समांतर श्रेणी में हो तभी बीच की राशि को पहली और तीसरी राशि का समांतर माध्य कहते हैं। तो यहाँ भी आपको दिख रहा है कि स्मॉल ए और बी का समांतर माध्य ए है, जो कि आपने माना था कि ए और बी का समांतर माध्य क्या है, ए है। इसलिए ए कैपिटल ए और बी समांतर श्रेणी में होंगे। और अगर ये समांतर श्रेणी में हैं तो इनका सार्वांतर बराबर होगा। ये समांतर श्रेणी में हो गए तो इनका क्या होगा, इनका सार्वांतर बराबर होगा। यानी क्या होगा, T2 - T1 = T3 - T2। ये तो होगा, ये तो आपने पढ़ा ही कि अगर समांतर श्रेणी है तो उनका पदांतर क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए T2 ए कैपिटल ए माइनस T1 स्मॉल ए = T3 बी माइनस T2 कैपिटल ए। अब आप कैपिटल ए को एक तरफ कर लीजिए और दोनों राशियों को एक तरफ कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ a + a = b + a, यानी a + b। a + a क्या हो गया 2a = a + b सच दैट a = क्या हो जाएगा, a + b/2। यानी a और b का समांतर माध्य क्या आ गया, a + b/2। यानी वही तो हुआ, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप परिभाषा यानी डिफिनीशन को आप कॉपी कर सकते हैं, डिफिनीशन को आप कॉपी कीजिए। और ये जो फार्मूला है समांतर माध्य ज्ञात करने का, a = a + b/2, यानी 2 राशियों का समांतर माध्य, a और b का समांतर माध्य a + b/2 होता है। इसको आप नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक होगा दो राशियों के बीच n समांतर मध्य पद, n समांतर मध्य पद ज्ञात करना। ए और बी के बीच, यानी दो राशियों के बीच, ए और बी तो हमने नहीं लिखा अभी, दो राशियों के बीच आपको क्या फाइंड आउट करना है? n समांतर मध्य पद। ये टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा इस पे। तो देखिए, माना ए और बी के बीच, सपोज कर लेते हैं, माना ए और बी के बीच n समांतर मध्य पद, यानी n अर्थमेटिक मीन टर्म, n समांतर मध्य पद क्रमशः अब समांतर मध्य पद को आपने वहाँ क्या फार्मूले में किया था, यानी समांतर माध्य को आपने कैपिटल ए बराबर ए माना था, जो कि आया था a = a + b/2। तो देखिए, माना ए और बी के बीच n समांतर मध्य पद क्रमशः a1, a2, a3, ये सब क्या हैं? समांतर मध्य पद हैं। a2, a3 ... an हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके पास, अभी मैं इसके बाद का स्टेप बाद में लिखूंगा, पहले आप यहाँ देखिए 2, 4, 6, 8 और 10। तो देखिए, जो 2, 4, 6, 8 हैं, 2 और 10 के बीच जो ये तीन राशियां हैं, ये 2 और 10 के बीच तीन समांतर मध्य पद हैं। क्यों 4 क्या है? 4 क्या है? 2 और 6 का समांतर माध्य है। 8 क्या है? 4 क्या है? 2 और 6 का समांतर माध्य है। 8 क्या है? 8 जो है 6 और 10 का समांतर माध्य है। ऐसे 10 किसका है? ऐसे ही 8, 6, 14, 4, 18, जो 10 है ये, और 6 किसका है? 6, 2 और 8 का है। 4 किसका है? 4 किसका है? 4, 2 और 6 का है। देखिए, मैं फिर से इसको बताता हूँ। जैसे 2, 4, 6 और 8 समांतर श्रेणी में है, आपको दिख भी रहा है। तो इसके बीच कितने समांतर मध्य पद हैं? 2 मध्य पद इसके बीच में बचे, और ये दोनों ही मध्य पद क्या हैं? समांतर माध्य हैं। जैसे 4 किसका समांतर माध्य है? 2 और 6 का। और 6 किसका समांतर माध्य है? 4 और 8 का। ऐसे ही अगर a और b के बीच n समांतर मध्य पद a1, a2, a3 ... an है, तो क्या होगा? फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, वही चीज़ लिख के 2, 4, 6, 8, 10 कर दीजिए। तो 2 और 10 के बीच तीन समांतर मध्य पद क्या हो गए आपके? 4, 6, 8। अगर हम 2 को हटा लें, 10 को हटा लें, तो हमको मिला क्या? 4, 6, 8। ये भी समांतर श्रेणी है। 2 ही पद हैं अब, 3 ही पद हैं अब, लेकिन ये भी किस में है? समांतर श्रेणी में है। अगर हम फिर इनको वापस ले आएँ, यानी 2 को पहले स्थान पे कर दें और 10 को लास्ट वाले स्थान पे कर दें, तो जो सीरीज़ हमको फिर मिली वो क्या मिली?
अर्थमेटिक सीरीज़ ही मिली आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही आपको मिला, समांतर श्रेणी ही आपको मिला। लेकिन पद पहले 3 थे, अब कितने हो गए? 2 और बढ़ के 5 हो गए। समझ में आ गया? तो ऐसे ए और बी के बीच n समांतर मध्य पद हैं, इसलिए ए, अब जितने समांतर मध्य पद हैं उनको बीच में कर दो, ए को पहले पे कर दो, समांतर मध्य पदों को बीच में कर दो और बी को लास्ट में कर दो, तो जो श्रेणी होगी वो समांतर श्रेणी होगी। A1 A2 A3 डॉट 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 AN और B किस में होंगे? समांतर श्रेणी में होंगे। जिसका, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इस जिसका प्रथम पद कितना है? ए है, ए है, और सार्वंतर आपको नहीं पता, मान लीजिए, माना सार्वंतर बराबर डी। अगर सार्वंतर ही हमको मालूम हो जाए तो सारे मध्य पद A1 A2 A3 AN सब आपको मिल जाएगा। तो वही हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, माना सार्वंतर बराबर डी। अब देखिए समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या बेटा कितना है? यहाँ ये ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो देखिए ए और बी के बीच कितने समांतर मध्य पद हैं? n समांतर मध्य पद हैं। ए और बी के बीच n समांतर मध्य पद, यानी इसमें कितने पद हैं? n पद हैं, है ना? इसमें कितने पद हैं? n पद हैं। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पद हैं? n पद हैं। और एक पद यहाँ, ये n पद हो गया, और एक पद ये है, एक पद ये है, तो कुल कितने पद हो गए? सब प्लस कर लो, यानी 1 + n + 1, यानी कितने पद हो गए? n + 2 पद हो गए, अगर सबको मिला लिया जाए, क्योंकि n पद तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही था, A1 A2 A3 डॉट 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 AN, यहाँ तक n पद था। एक पद A हो गया और एक पद B हो गया, तो कुल पद कितने हुए इस समांतर श्रेणी में? n + 1 + 1 इतने पद हो गए, यानी n + 2 पद हो गए। समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हो गए? n + 2। अब देखिए, अगर इस समांतर श्रेणी में n + 2 पद है, इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? n + 2 पद हैं। आपने अभी जाना भी, अगर इस समांतर श्रेणी में n + 2 पद है तो इसका n + 2वां पद कौन सा होगा? इस समांतर श्रेणी में n + 2 पद, कुल कितने पद हैं? n + 2 पद हैं, तो इसका n + 2वां पद कौन सा पद होगा? अंतिम पद होगा। जैसे देखिए 2 4 6 8 10 12, इसमें ये समांतर श्रेणी है, कितने पद हैं? 6 पद हैं, तो इसका 6 पद हैं, तो इसका 6वां पद कौन सा होगा? अंतिम पद। ऐसे इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं? n + 2 पद हैं। आपने काउंट किया, इस समांतर श्रेणी में n + 2 पद हैं, तो इसका n + 2वां पद कौन सा पद होगा? अंतिम पद होगा। इसलिए समांतर श्रेणी का n + 2वां पद Tn + 2 = हो जाएगा लास्ट टर्म, अंतिम पद हो जाएगा। तो n + 2वां पद क्या हो जाएगा? A + n + 2 - 1, यही n + 2वां पद हो जाएगा, इंटू D = लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म आपका B है। अब A को वहाँ लिए जाइए और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? n + 1 इंटू D = B - A, such that value of D =
वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस ए अपान एन प्लस 1। और अगर आपको डी मालूम हो गया तो आपको सारे समांतर मध्यपद ज्ञात हो जाएंगे, सारे समांतर मध्यपद ज्ञात हो जाएंगे। सही है। हाँ, तो देखिए डी मालूम हो गया तो आपको सारे समांतर मध्यपद मालूम हो गए। और ज्ञात क्या करना है आपको, A1 A2 A3 डॉट 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 AN। तो A1 क्या होगा, प्रथम पद A है, इसमें सार्वांतर जोड़ दो, पहले पद में A में सार्वांतर आप प्लस कर दो, A1 आ जाएगा। और उसके बाद क्या करो, अगर आपको ये निकालना है तो A में आप 2D जोड़ दो, यानी इसमें आपने जोड़ा, इसमें आपने सार्वांतर जोड़ा, A1 मिल गया। तो क्या हो गया, A प्लस डी। और A प्लस डी में आप D जोड़ दो तो A2 मिल जाएगा। तो A2 क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। अब A प्लस 2D हो गया, उसमें D जोड़ो तो तीसरा A3 मिल जाएगा। तो A3 क्या होगा, A प्लस 3D, क्योंकि पहला पद तो A है इसलिए A1 क्या होगा, A प्लस डी। A2 क्या होगा, A प्लस 2D। वैसे A2 आपका T2 दूसरी चीज़ है, और यहाँ जो समांतर मध्यपद है वो दूसरी चीज़ है। T2 क्या है, T2 तो आपका A प्लस डी होता है, लेकिन यहाँ पे आपका चूँकि प्रथम पद A तो है, तो इसमें A में आप D जोड़ोगे तो A1 मिल जाएगा, A प्लस डी। और A प्लस डी में आप D जोड़ोगे तो A2 मिल जाएगा, यानी A प्लस 2D। अब A प्लस 2D में आप D ऐड करोगे तो A3 मिल जाएगा, A प्लस 3D। ऐसे ही हम सारे मध्यपद को ज्ञात कर लेंगे। जैसे A1 बराबर क्या होगा, A प्लस डी, फर्स्ट टर्म तो A ही है, तो ये हो जाएगा A प्लस डी की वैल्यू आई है B माइनस ए अपान एन प्लस 1। बस यही हो गया, आप सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, कोई फार्मूला तो है नहीं, ये एक प्रोसेस है कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। और A2 क्या हो जाएगा, A इसमें आप D जोड़ दो, A प्लस डी में, A में आपने D जोड़ा A1 मिला, और A में D जोड़ा तो मिला क्या, A प्लस डी। अब A प्लस डी में आप D जोड़ो A2 मिल जाएगा, तो A प्लस डी में D जोड़ेंगे तो A प्लस 2D हो जाएगा, A प्लस 2D। अब ये हुआ A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू B माइनस ए अपान एन प्लस 1। क्या करना है, सॉल्व वाल्व मत कीजिए, ये प्रोसेस है। ऐसे A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। ऐसे AN भी निकल आएगा, AN बराबर हो जाएगा A प्लस ND। फिर यहाँ आप D की वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, A प्लस N इंटू D की वैल्यू है B माइनस ए अपान N प्लस 1। हाँ बच्चों, तो यही इसका संपूर्ण प्रोसेस है। A और B के बीच हम N समांतर मध्यपद, या जैसे 2 और 5 के बीच, या 2 और 30 के बीच 10 समांतर मध्यपद आपको ज्ञात करना हो, यही प्रोसेस है। तो इसका बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाँ बच्चा पार्टी देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर समांतर श्रेणी में हमें 3 क्रमागत पद लेने हों। क्रमागत का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये क्या हैं? लगातार हैं, क्रमागत हैं। क्रमागत का मतलब होता है कंटिन्यूअस। क्रमागत का मतलब होता है कंटिन्यूअस। तो अगर समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद लेने हों, उन्हें हम क्या मानेंगे? समांतर श्रेणी में 4 क्रमागत पद लेने हो तो उन्हें हम क्या सपोज करेंगे? 5 पद मानना हो तो क्या सपोज करेंगे? 6 वाला है नहीं, लेकिन मैं आपको वो भी लिखवा दूंगा कि अगर समांतर श्रेणी में 6 क्रमागत पद लेने हो तो उन्हें क्या मानना चाहिए। तो देखिए बच्चों, नोट कर लीजिए। पहला, यदि समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद लेने हों, 3 क्रमागत पद लेने हों, यदि समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद लेने हों तो उन्हें क्या मानना होगा? तो उन्हें a माइनस डी, ए और a प्लस डी माननी चाहिए। और समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद ये क्यों मानना चाहिए, या 4 क्रमागत जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ही क्यों मानना चाहिए, या 5 या 6, यानी ये ही हमें क्यों मानना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। क्यों इसको इसलिए इस तरह माना जाता है कि इसका हमें पूरा और पूरा बेनिफिट योगफल में मिल जाता है। क्योंकि आपका क्वेश्चन आता है, अभी एक्सरसाइज में हो भी सकता है, होगा भी, कि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों का योग 15 है। समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों का योग 15 है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ऐसा आपसे दे सकते, ऐसा क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। प्रथम पद वहाँ दे देंगे, यदि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों का योग 15 है। तो देखिए, अगर योग 15 है और आपने ऐसे मान लिया है तो क्या होगा? a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 15। और जैसे ही मानेंगे तो d माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a 3a बराबर 15, तो a बराबर आपको 5 मिल जाएगा। तो देखिए, समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद, 4 क्रमागत पद, 5 क्रमागत पद या 6 क्रमागत पद आपको यह ऐसा ही क्यों माना जाता है? ऐसा ही इसलिए माना जाता है कि इसको इस तरह मानने का बेनिफिट हमको केवल और केवल योगफल में मिलता है। क्योंकि आपको दे सकते हैं क्वेश्चन में कि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों का योग इतना है, या 4 क्रमागत पदों का योग इतना है, या 5 क्रमागत पदों का योग इतना है। तो योग में ही आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि डी आपका कट जाएगा और ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और उसमें से डी आपको दिया होगा या कोई और कंडीशन होगा, उससे डी निकल आएगा, ए और डी निकल आएगा, तो तीनों क्रमागत पद आपके निकल आएंगे। तो इसीलिए समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद लेना हो तो उन्हें क्या मानना चाहिए? a माइनस डी, a प्लस डी। अब देखिए दूसरा, यदि समांतर श्रेणी में 4 क्रमागत पद लेने हों, 4 क्रमागत
पद लेने हों तो उन्हें क्या मानना होगा आपको? तो उन्हें a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d माननी चाहिए। यहाँ देखिए, जहाँ आपने 3 क्रमागत पद समांतर श्रेणी के माने हैं, उन तीनों पदों का सारबंतर कितना है? कॉमन डिफरेंस। उन तीनों का सारबंतर कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है? d है। लेकिन अगर आपने समांतर श्रेणी में 4 क्रमागत पद लिए हैं और ये जो आपने सपोज किया है, ये जो आपने माना है, वो क्या होगा? यही मानना भी है आपको, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको योगफल में मिल जाएगा। जैसे ही इसका योग करेंगे d कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इनका सर्वांतर कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है? 2d। अब देखिए, यदि समांतर श्रेणी में 5 क्रमागत पद लेने हों, यदि समांतर श्रेणी में 5 क्रमागत पद लेने हों, तो उन्हें क्या मानना होगा? तो उन्हें a माइनस 2d, a माइनस d, a 1 2 3, a प्लस d और a प्लस 2d मानना चाहिए। और इनका सारबंतर क्या है? d है, क्योंकि a माइनस 2d में d जोड़ेंगे a माइनस d आएगा, a माइनस d में d जोड़ेंगे तो a आएगा, a में d जोड़ेंगे तो a प्लस d आएगा, और इसमें d जोड़ेंगे, यानी इनका सारबंतर कितना है? d है। ऐसे ऊपर वाले में भी क्या है? ऊपर वाले में d है, इसमें d जोड़ेंगे तो a आ जाएगा, a में d जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। इसका सारबंतर 2d है। a माइनस 3d में 2d ऐड करेंगे तो a माइनस d आएगा, a माइनस d में 2d ऐड, ये है। अच्छे वाला देखिए आता है या नहीं, लेकिन तब भी आप लिख लीजिए। चौथा, यदि समांतर श्रेणी में 6 क्रमागत पद लेना हो, तो उन्हें क्या मानना होगा? तो उन्हें a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5वां a प्लस 3d और a प्लस 5d मानना चाहिए। और इसका सरबंतर कितना है? इसका सरबंतर इसका सरबंतर भी 2d है। ध्यान में रखिएगा, कैसे याद करते हैं थोड़ा सा तो आपको पता हो जाना चाहिए कि 3 समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद लेने हो तो उनका सरबंतर d होता है तीनों पदों का, और 4 वाले में सरबंतर 2d होता है, 5 वाले में सरबंतर
5 वाले में सर्वंतर आपका कितना होता है, डी होता है। 6 वाले में 2d होता है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए, जैसे आपने पहला पद a माइनस डी माना तो लास्ट पद a प्लस डी होगा। इसमें पहला पद आपने a माइनस 3d माना तो लास्ट वाला a प्लस 3d होगा। ये जहाँ से आप शुरू करेंगे वहाँ पे आप एंड होंगे कि यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होगा। a माइनस 2d आप सपोज करेंगे फर्स्ट वाला तो लास्ट वाला कितना आ जाएगा, a प्लस 2d आ जाएगा। इसमें देखो आपने फर्स्ट वाले टर्म को a माइनस 5d सपोज किया है तो लास्ट वाले में क्या आ गया है, a प्लस 5d। तो बस बच्चों देखो, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्रश्नावली हम आपको कल बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अच्छा टॉपिक है, आने वाले परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आपको ये समझ में आया है, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।